हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज पेपर डिस्कशन ऑफ केमिस्ट्री पेपर 3, जहां पर आज हमारे पास चैप्टर थे थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पेपर डिस्कशन। और सबसे पहले एमसीक्यू की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो एमसीक्यू उसको एक बार रीड करते हैं। इन कंपाउंड ए 1 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंड विद 0.57 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फिर बोल रहा है कि एक कंपाउंड बी है जिसमें 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 2.24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एंड इन कंपाउंड सी 3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 5.11 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एंड इसके बेसिस पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं। आपके पास 3 अगर कंपाउंड है ए, बी एंड सी। फर्स्ट वाले में नाइट्रोजन का कितना वेट दिया है 1 ग्राम, ऑक्सीजन कितना दिया है 0.57 ग्राम। कंपाउंड बी में नाइट्रोजन दिया हुआ है 2 ग्राम एंड ऑक्सीजन यहां पर दिया हुआ है 2.24 ग्राम। कंपाउंड सी में नाइट्रोजन दिया है 3 ग्राम एंड ऑक्सीजन दिया है 5.11 ग्राम। एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो तीनों ही कंपाउंड का जो रिएक्टेंट है वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, मतलब तीनों कंपाउंड के जो रिएक्टेंट है वो सेम है। तो यहां पर अगर किसी लॉ के लगने के चांसेस हैं तो वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय जॉन डाल्टन, करेक्ट। लेकिन उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जॉन डाल्टन ने क्या बोला था, देखो कि अगर आपके पास 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होके एक से ज्यादा टाइप का प्रोडक्ट बनाता है तो वो दोनों रिएक्टेंट में कोई एक रिएक्टेंट का मास क्या रखना है, कांस्टेंट। एक रिएक्टेंट का मास कांस्टेंट रख के दूसरे के मास का रेशियो निकालो, और दूसरे के मास का रेशियो अगर आपको होल नंबर में मिल जाए देन इट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर। तो चलो एक काम करते हैं। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन का मास यहां पर कांस्टेंट रखता हूं, कितना 1 ग्राम तो 1 ग्राम के साथ देखो यहां पर ऑक्सीजन कितना रिएक्ट हुआ 0.57। यहां पर भी नाइट्रोजन का मास आपको कांस्टेंट रखना है, कितना 1 ग्राम। तो बताओ 2 ग्राम के लिए अगर 2.24 रिएक्ट हुआ तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा 1.12। क्लियर। यहां पर 3 ग्राम के लिए अगर ऑक्सीजन रिएक्ट होता है 5.11 तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इट विल बी 5.11 डिवाइड बाय 3। तो आपका कुछ आंसर आएगा यहां पर 1.7 के आसपास जाएगा ये। क्लियर है ये। तो 1 ग्राम के साथ यहां पर ऑक्सीजन कितना रिएक्ट हुआ 0.57। यहां पर 1 ग्राम के साथ ऑक्सीजन कितना रिएक्ट हुआ 1.12। 1 ग्राम के साथ यहां पर ऑक्सीजन कितना रिएक्ट हुआ 1.7। तो तीनों में ऑक्सीजन के मास का अगर मैं रेशियो निकालूं, जैसे O1 to O3, तो फर्स्ट वाले में कितना ऑक्सीजन था 0.57, सेकंड में कितना था 1.12। इसका रेशियो निकाल के देखना, यू विल गेट 1:2, बराबर है। वैसे ही अगर मैं O1 का, सॉरी यहां पर O2 है ये, वैसे ही अगर O1 to O3 का रेशियो निकालूं तो देखो फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन कितना रिएक्ट हुआ था 1 ग्राम के साथ 0.57, एंड थर्ड वाले में ऑक्सीजन कितना रिएक्ट हो रहा है 1.7। तो 0.57 को अगर मैं 1.7 से डिवाइड करके देखूं, आप चेक कर लेना, इसका आंसर आपको मिलेगा 1/3 एंड इट विल बी 1:3। तो बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि जब हम लोग ने नाइट्रोजन के मास को कांस्टेंट रखा 1 ग्राम और फिर ऑक्सीजन का जो मास 1 ग्राम के साथ रिएक्ट हो रहा था उसके मास का जब रेशियो निकाला तो उसका मास का रेशियो क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन के मास का रेशियो मिला होल नंबर में। और नाइट्रोजन के मास को कांस्टेंट रख के अगर ऑक्सीजन के मास का रेशियो, सॉरी माय मिस्टेक, नाइट्रोजन के मास को कांस्टेंट रख के ऑक्सीजन के मास का रेशियो जब निकाला और अगर वो होल नंबर में मिल रहा है देन इट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा ए। क्लियर। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एकदम सिंपल। 1.6 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबशन गिव 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लो ले लेते हैं कि CXHY, कुछ तो फॉर्मूला रहेगा उसका। वो कंबशन करने के बाद आपको बना के दे रहा है CO2, राइट है। अब CO2 कितना बना के दिया आपको, ये बना के दिया 4.4 ग्राम, करेक्ट। 4.4 ग्राम बना रहे हैं तो बता रहे, ये पूछ रहा है कि बताओ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना है। अब कार्बन का अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो पहले आपको कार्बन का इसमें मास निकालना पड़ेगा। क्लियर है ये। तो अब एक काम करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया है, टोटल 1.6 ग्राम है। अब देखो CO2 कितना मिला आपको 4.4। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हमको बताइए कि CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम, और 44 ग्राम में कार्बन का मास कितना आता है 12 ग्राम।
तो सोचो अगर 44 ग्राम में कार्बन अगर 12 ग्राम आता है तो CO2 कितना मिला था 4.4। तो CO2 जब 4.4 ग्राम होगा तो उसमें कार्बन का मास कितना होगा, इट विल बी 1.2 ग्राम कार्बन, बराबर। तो बताओ कि कार्बन यहां पर कितना है 1.2। अब कार्बन मिला कहां से, यहां से मिला। कंपाउंड का टोटल वेट था 1.6 जिसमें कार्बन का मास कितना मिला 1.2, बराबर है। तो बचा कितना 0.4। तो वो मास किसका हो गया, हाइड्रोजन का। अब आपको परसेंटेज पूछा है किसका, कार्बन का। तो कार्बन का मास कितना है 1.2, टोटल मास कितना है 1.6 इंटू 100। दिस कैन बी रिटन एज 12/16 मल्टीप्लाई बाय 100। 4 3 जा 12, 4 4 जा, यहां पर आ गया कितना 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा आपका आंसर 75। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सिंपल है ये भी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम आयंस आर इन 20 ml ऑफ 0.4 मोलार Na3PO4। तो सबसे पहले काम करो, सोडियम फॉस्फेट को आप डिसोशिएट कर दो, ये देगा 3Na++ PO4 -3। अब इसका मोलैरिटी दिया है, इसका वॉल्यूम भी दिया है। मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम अगर ml में दिया होगा तो आपको मिलेगा मिलीमोल। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स आप निकाल लो पहले उसका। नंबर ऑफ मिलीमोल्स अगर हम लोग निकालेंगे तो इट विल बी 20 इंटू 0.4, बराबर है, जिसका आंसर आ जाएगा कितना, समवेयर अराउंड 8। आई होप मैं सही हूं। 20 इंटू 0.4 तो कितना आ जाएगा 20, चेक कर लेते हैं गड़बड़ नहीं हो। 0 4 2 8 इंटू 0 0 0 8 0, तो आंसर कितना आ गया 8, करेक्ट है। 8 मिलीमोल मिला। अब देखो रेशो क्या है 1:3। अगर ये 8 मिलीमोल है तो ये कितना मिलेगा 8 इंटू 3 मिलीमोल, 1:3 में जा रहा है। दैट मीन्स आपको टोटल सोडियम मिल गया 24 मिलीमोल। कितना सोडियम मिल गया आपको 24 मिलीमोल। लेकिन देखो आपको मिलीमोल नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है मोल। तो हमको पता है कि 1 मोल में होता है 10⁻³ मिलीमोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोल को मिलीमोल में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करो, और मिलीमोल से मोल में आना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे पास यहां पर क्या मिलीमोल है, इसको मुझे मोल में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली हो जाएगा 24 इंटू 10⁻³ मोल। और अगर इसका डेसिमल अगर मैं अंदर ले लूं तो 0.024 मिलीमोल आपका, सॉरी नॉट मिलीमोल, 0.024 मोल आपका आंसर बनेगा। तो आपका राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन बी। ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सिंपल सा क्वेश्चन, क्या लिखा है एक बार रीड करते हैं। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द He+ in Paschen series is m, then the shortest wavelength of Be+3 in Paschen series in terms of m is। तो देखो एक सिंपल सा काम करना है, पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक बार रफ में बना लो। हमको पता है कि सबसे पहले क्या आता है, लाइमन सीरीज आता है, फिर बाल्मर आता है, फिर पास्टन आता है, राइट है। सबसे पहले आपके पास क्या दिया है, आपके पास दिया है He+, उसका कौन सा वेवलेंथ बोल रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम, तो इसका मतलब कि पास्टन के अंदर लाइन कौन सा 4 to 3, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखो ना गैप कम है, जितना जम छोटा होगा उतनी एनर्जी कम, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, और आपको वेवलेंथ ज्यादा ही बोल रहा है वो, क्लियर है ये। तो इसका मतलब कि आपको He+ के केस में इलेक्ट्रॉन का कौन सा ट्रांजिशन दिया हुआ है 4 to 3, तो अब उसका वेवलेंथ निकालो, तो हो जाएगा 1/λ = RH इंटू Z² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। सो 1/λ = RH, हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, 2 का स्क्वायर 4, कहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है 3 में, तो 3 का स्क्वायर 9, कहां से आ रहा है 4 से आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर 16। ये हो जाएगा 1/λ = RH इंटू 4, कितना आ जाएगा 16 - 9, 16 - 9 मतलब 7, और नीचे आ गया 16 इंटू 9, 4 4 जा 16, कितना आ गया 1/λ = RH इंटू 7/36। लेकिन ये जो RH इंटू 7/36 है, अपने को चाहिए वेवलेंथ, तो एक काम करो इसको ऊपर ले लो, तो इसको घुमा दो 36 7 RH बराबर है। लेकिन इसकी वैल्यू वो लोग ने कितना बताया है, m दिया, वो लोग ने देखो वेवलेंथ कितना दिया आपको, m बोला है। तो इसका मतलब कि आप किसको m कंसिडर कर सकते हो, आप 36 / 7 RH को m कंसिडर कर सकते हो, राइट। और इसके रेफरेंस में आपको निकालना है किसका आंसर, Be+3 का। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं Be+3 के लिए वेवलेंथ निकालता हूं तो इट विल बी 1/λ = RH इंटू Z। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज 4, 4 का स्क्वायर इट विल बी 16, 1/। अच्छा लेकिन बेरिलियम का कौन सा वेवलेंथ बोल रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब ध्यान से सुनना, पास्टन सीरीज ही बोल रहा है, मतलब थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन वेवलेंथ शॉर्टेस्ट, वेवलेंथ कम मतलब एनर्जी ज्यादा,
वेवलेंथ जितना शॉर्टेस्ट होगा एनर्जी विल बी हाईएस्ट, और हाईएस्ट एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां पर होगा, इंफिनिटी से 3 में आएगा। क्लियर है ये? तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अगर इंफिनिटी से 3 में आ रहा है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से, तो 1 बाय इंफिनिटी। तो अब ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 16, इन 1 बाय इंफिनिटी विल बी 0, 1 बाय इंफिनिटी इज 0, तो यहां पर क्या आ गया 1 बाय 9। अब देखो किसकी वैल्यू को वो लोग ने m बोला था, वो लोग ने बोला 36 बाय 7 आर एच को मैं m लिख सकता हूं। तो एक काम करता हूं, पहले तो यहां से आप लैम्डा निकाल दो, लैम्डा क्या हो जाएगा 9 आर एच 16 बराबर है। अब इसमें एक काम करता हूं मैं 36 बाय 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, 36 बाय 7 और फिर कर देता हूं 7 बाय 36, ये तो कैंसिल होकर अभी भी 1 बनेगा ना, मतलब ज्यादा कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अब एक काम करो, इतना करने के बाद आर एच 36 बाय 7, आर एच 36 बाय 7 की जगह पे क्या लिख सकता हूं m, तो आर एच 36 बाय 7 की जगह पे m लिखो तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 9 इंटू 7 डिवाइड बाय 16 इंटू 36 इंटू m आ जाएगा, राइट है। 9 4 जा 36, ये हो जाएगा 7m बाय 64। तो देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 7m बाय 64, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, सिंपल था ये भी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वांटम नंबर व्हेन L इज इक्वल टू 2, देखो अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना दिया है 2, मैग्नेटिक कितना दिया है 0, तो बोल रहा है कि बताओ कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये 0 कौन से ऑर्बिटल के लिए होगा। तो याद करना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बताया गया ये कि जब भी अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है तो आपको मिलता है p वाला सबशेल, और p वाले सबशेल में देखो 3 ऑर्बिटल होते हैं, कौन से, px, py, pz, और हर ऑर्बिटल के लिए एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को असाइन किया गया है, फिक्स किया गया है। वैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप चेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर ऑर्बिटल के लिए एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिक्स्ड है। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिक्स्ड है हमको उसी को यूज करना पड़ेगा यहां पर। तो यहां पर अगर आपको याद हो, इसके लिए -1 हम यूज करते हैं, इसके लिए +1 और ये 0, ये आपको याद रखना है। क्लियर? वैसे ही अजीमुथल क्वांटम नंबर जब 2 आता है तो उसके लिए कौन सा सबशेल होता है, डी सबशेल, और डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल। ओके, सबका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आता है, -2, -1, 0, +1, +2, लेकिन अब ये किसके लिए है वो ध्यान रखना, ये डी एक्स वाई के लिए, करेक्ट, ये डी वाई जेड, ये डी जेड स्क्वायर, ये डी एक्स जेड, और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए आता है। क्लियर? तो हमको यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 बोला है, तो 0 किसके लिए होता है, डी जेड स्क्वायर, तो अपना राइट आंसर आएगा डी जेड स्क्वायर, ऑप्शन सी। हर ऑर्बिटल के लिए, फिर से रिपीट करता हूं मैं, हर ऑर्बिटल के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर असाइन किया गया है, फिक्स किया गया है, हम उसको याद रखेंगे, उसके हिसाब से ही अपने आंसर को मार्क करेंगे। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है कि डेल्टा जी नॉट एक रिएक्शन का दिया हुआ है, देन फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 227 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको याद हो, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला है -2.303 RT log to the base 10 K। अब डेल्टा जी नॉट आपको दिया है 4.6 -4.6 किलो कैलोरी, दैट विल बी इक्वल टू -2.3 ले लो, अप्रोक्सीमेट कर दो। R कितना लेना है कैलोरी में, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, इनटू टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 227, लेकिन आपको लेना है केल्विन में, तो 227 + 273 दैट विल बी इक्वल टू 500, इट विल बी 500 केल्विन इनटू लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, सही है। लेकिन अब एक और चीज आपको यहां पर चेंज करना है, ये है किलो कैलोरी, ये है कैलोरी, तो किसी एक को कन्वर्ट करो। चलो मैं कैलोरी को करता हूं, पहले माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 आ गया, 2 किलो कैलोरी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन इंटू 500 केल्विन, ये भी उड़ गया, लॉग ऑफ के, सही है यहां तक। अब किलो कैलोरी भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है यहां पर, यहां 1 बचा, इस तरफ 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻² इंटू लॉग ऑफ के, सही है। इसका आंसर कितना आ गया देखो, 1 इक्वल टू 10⁻⁻1 इंटू 5 लॉग ऑफ के, तो ये हो जाएगा 1/5, 10⁻⁻1 ऊपर गया तो 10⁻+1, 10/5 आया, एंड 10/5 कितना होगा 2, लॉग के इक्वल टू 2, लेकिन हमको क्या चाहिए के, अगर हमको के चाहिए तो यहां से लॉग हटाओ, यहां से लॉग हटाने के लिए इस नंबर का एंटी लॉग लो, के इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2,
और 2 का एंटीलॉग कितना होता है 10⁻², और 10⁻² का मतलब हो जाएगा 100। तो अपना राइट आंसर क्या है, देखो हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन ए 100। ओके, सिंपल है यहां तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक पॉइंट पे ध्यान देना है। एक्चुअली इसमें ऑप्शन डी जो है ये वैन डर वाल इक्वेशन है जो रियल गैस के लिए हम लगाते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में इसको पढ़ा जाता है। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन होता है ना पीवी इक्वल टू एनआरटी, वैसे वैन डर वाल का रियल गैस इक्वेशन है, बट अभी स्टेट्स ऑफ मैटर जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे और इस क्वेश्चन का बोनस मार्क्स आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपको याद हो, मैंने आपको रिवीजन क्लास में बताया था, हेस लॉ के ऊपर ये एप्लीकेबल है। फॉलोइंग एंथैल्पी चेंज आर गिवन, अल्फा डी ग्लूकोज गिविंग यू अल्फा डी ग्लूकोज सॉलिड से जा रहा है एक्वस, फिर ये बीटा डी ग्लूकोज सॉलिड से जा रहा है एक्वस, एंड अल्फा डी ग्लूकोज सॉलिड से जा रहा है एक्वस बीटा डी में। ये कुछ कन्वर्जन दिए हुए, सबका डेल्टा एच भी दिया हुआ है और आपको इस कन्वर्जन का डेल्टा एच निकालना है। क्लियर है? तो याद है क्या करना है इसमें, ये 2 चीज हमको ढूंढना है। सबसे पहले ढूंढो अल्फा डी ग्लूकोज, वो भी सॉलिड स्टेट में। अल्फा डी ग्लूकोज सॉलिड, रिएक्टेंट साइड। तो फर्स्ट वाले में कोई चेंजेस मत करो, फर्स्ट वाले कन्वर्जन को एज इट इज उठा के लिख दो। ये हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज सॉलिड गिव्स यू अल्फा डी ग्लूकोज एक्वस, और इसका डेल्टा एच कितना दिया आपको 10.72 किलो जूल। ठीक है, अब आपको ढूंढना है बीटा डी ग्लूकोज सॉलिड। ये रिएक्टेंट साइड है, मुझे प्रोडक्ट साइड चाहिए, तो सेकंड वाले को रिवर्स करो। बीटा डी ग्लूकोज एक्वस गिव्स यू बीटा डी ग्लूकोज सॉलिड, तो डेल्टा एच की वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी -4.68 किलो जूल। अब एक काम करना है, मुझे जरूरत है इसकी और इसकी, बराबर है, तो बेसिकली ये और ये कैंसिल होना चाहिए, लेकिन यहां से कैंसिल होगा नहीं। बीटा डी ग्लूकोज एक्वस को कैंसिल करना है, आपके पास ये वाला पॉइंट बच गया, थर्ड वाला। तो बीटा डी ग्लूकोज को अगर कैंसिल करना है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें राइट हैंड साइड है, कैंसिल हो जाएगा, मतलब थर्ड वाले में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो लिख दो अल्फा डी ग्लूकोज सॉलिड गिव्स यू बीटा डी ग्लूकोज एक्वस, डेल्टा एच इसका है 1.16 किलो जूल। अब जरा तीनों को ऐड करो, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में बचा अल्फा डी ग्लूकोज सॉलिड गिव्स यू बीटा डी ग्लूकोज सॉलिड। क्या ये वही रिएक्शन है जिसको अपन ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल सही, वही तो है। और अगर तीनों को अरेंज करने के बाद अगर ये इक्वेशन मिल जाता है, तो इसका डेल्टा एच निकालने के लिए बस खाली तीनों वैल्यूज को आपको ऐड करना है। बेसिकली इसको और इसको ऐड करो, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। हेस लॉ, एकदम सिंपल, क्लियर। 8 क्वेश्चन हो गए और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन है अपना केमिकल इक्विलिब्रियम का, एकदम सिंपल। ध्यान से देखना, PCl5 का डिकम्पोजिशन दिया हुआ है। PCl5 गैस किस में डिकम्पोज हो रहा है? ये PCl3 गैस में डिकम्पोज हो रहा है एंड Cl2 गैस में डिकम्पोज हो रहा है, बराबर है। अब बोला क्या है कि अगर टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे है, P टोटल को आपको लेना है P एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज X, देन फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। PCl3 का पार्शियल प्रेशर निकालना है। मान लो कि इनिशियली कितना है 1, ये 0 कितना यहां से रिएक्ट हुआ, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना बोला X, तो यहां से अगर X गया तो स्टोइशियोमेट्री रेशियो 1:1:1 के हिसाब से ये X बनेगा, ये भी X बनेगा। तो इक्विलिब्रियम पे कितना बचा? ये 1 - X, ये X, ये X। अब देखो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? टोटल मोल्स के लिए सबको ऐड कर दो, 1 - X + 2X, इट विल बी 1 + X। अब बताओ, जो भी मोल है उसको अगर मैं टोटल मोल से डिवाइड करूं, मतलब मोल फ्रैक्शन आ गया, यहां पर भी आ गया मोल फ्रैक्शन, ये भी हो गया मोल फ्रैक्शन। और पार्शियल प्रेशर का अगर फॉर्मूला याद हो, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। सारे मोल्स को आपने मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, बस खाली टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, P से, इंटू P। अब किसका पार्शियल प्रेशर पूछा था? PCl3 का पूछा है, तो ये अपना राइट आंसर हो गया। दोनों कहां पर है? X/1 + X। आपका आंसर ए आ गया। क्लियर है भी? 9 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फॉर द रिएक्शन PCl3 + Cl2 gives you PCl5, the position of equilibrium can be shifted to right। किस तरफ आपको शिफ्ट करना है? इक्विलिब्रियम को राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो कौन सा कंडीशन इसमें मैच करेगा?
डबलिंग द वॉल्यूम। जरा सोचो, अगर पहले वॉल्यूम इतना था, इतना ये वाला पार्ट जिसमें ये गैस मॉलिक्यूल है, अब वॉल्यूम को मैं बढ़ा के यहां तक कर देता हूं। जब वॉल्यूम डबल होगा तो गैस मॉलिक्यूल डेफिनेटली एक्सपांड करेगा, बाहर जाएगा। गैस मॉलिक्यूल जब ऊपर की तरफ जाएगा तो पर यूनिट वॉल्यूम जितने गैस के मोल पहले थे अब उतने नहीं मिलेंगे, कम हो जाएंगे क्योंकि वो ऊपर चले गए। तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर गैस के मोल्स कम हो गए तो इक्विलिब्रियम वहां भागेगा जहां गैस के मोल्स ज्यादा है, और गैस के मोल्स कहां पर ज्यादा है, वो रिएक्टेंट साइड, मतलब इक्विलिब्रियम भागेगा आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में, जबकि इक्विलिब्रियम को लेके कहां पर जाना है आपको, राइट साइड में। तो पहला ऑप्शन नहीं मैच करेगा क्योंकि अपोजिट हो रहा है वहां पर। तो ए वाला हो गया गलत। आते बी की तरफ, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब इसको भी जरा समझो, अगर मैं PCl5 को डिकंपोज करता हूं ना PCl3 एंड Cl2 में, तो यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ये रिएक्शन होता है आपका एंडोथर्मिक। तो यहां पर ये नहीं दिया है, इसका उल्टा दिया है, तो बेसिकली ये अपना हो गया एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए आपको पता है कि टेम्परेचर कम करना पड़ता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहां पर फेवर करते हैं, एट लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर कम करोगे ना तो ये राइट साइड भागेगा, लेकिन यहां पर टेम्परेचर कम नहीं कर रहा है, यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, तो ये गलत है। क्लियर। फिर इसके बाद एडिशन ऑफ इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ PCl3 PCl5। देखो PCl5 है प्रोडक्ट, PCl3 है रिएक्टेंट, और दोनों का इक्विमोलर क्वांटिटी अगर आप ऐड करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इक्विलिब्रियम को। ओके, लास्ट वाले की तरफ अगर मैं जाऊं, एडिशन ऑफ Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cl2 क्या है, रिएक्टेंट, एंड एज पर ली-चार्टलेस प्रिंसिपल जब भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम राइट साइड में, राइट हैंड साइड जाएगा। ओके, तो अपना राइट आंसर कौन सा हुआ फिर, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक न्यूमेरिकल मिल रहा है सामने, फॉर द रिएक्शन AgCN2 माइनस जो भी है ये, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज गिवन एज 4 × 10⁻19, then Ag plus concentration in a solution which has 0.1 molar KCN and 0.03 molar AgNO3। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले रिएक्शन क्या दिया, AgCN ट्वाइस माइनस क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है Ag प्लस 2Cn माइनस, बराबर है। लेकिन अब देखो कौन से दो चीजों को मिक्स किया यहां पर, KCN को मिक्स किया और AgNO3 को। तो बेसिकली ना यहां पर KCN का रिएक्शन हो रहा है AgNO3 के साथ, और ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, ये दोनों मिलके बनाएगा AgCN ट्वाइस, AgCN ट्वाइस। तो इसको दो करना पड़ेगा, बैलेंस करूँ तो साइड में क्या बचा, साइड में आपके पास आ जाएगा KNO3। आई थिंक यहां तक क्लियर है, यहां तक तो बैलेंस हो गया है। AgCN ट्वाइस प्लस KNO3, इसको भी आई थिंक 2 करना पड़ेगा फिर, तो 2 कर दिया, 2 सिल्वर हो गया, तो ये 2 नहीं, ये एक मिनट, एक बार इसको बैलेंस करके लिखते हैं फिर से। किसको मिक्स कर रहे हैं, KCN को मिक्स किया AgNO3 के साथ, जब दोनों को मिक्स कर दिया तो ये बनाएगा AgCN ट्वाइस, ये बन गया। अब इसमें साइनाइड 2 लगा, तो बेसिकली ये 2 यूज़ करना पड़ेगा, ये 2 यूज़ करोगे तो फिर ये साइड में बना रहा है KNO3। ओके, K प्लस बचा, NO3 बचा, ठीक है, K प्लस बच गया, NO3 बच गया, और फिर उसको अगर मुझे बैलेंस करना है तो NO3 बट 2 पोटेशियम बचा, तो अगर इसको 2 कर दूँ तो इसको 2 करना पड़ेगा। इसको 2 करने के लिए चलो एक बार करते हैं, इसको अगर 2 कर दूँ तो फिर ये 2 करना पड़ेगा, तो इसको मुझे 4 करना पड़ेगा। क्या बैलेंस होता है, लेकिन अभी भी ये बैलेंस नहीं हो रहा है क्योंकि पोटेशियम 4 हो गए, नाइट्रेट यहाँ पर 2 ही है। तो इसमें एक काम करते हैं, चलो इसको ऐसे लेते हैं, इसको ऐसे करते हैं। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स बन गया तो मेरे पास अब क्या क्या बच रहा है उसको लिख देता हूँ मैं। मेरे पास बच रहा है 2 पोटेशियम आयन और नाइट्रेट, मतलब ये सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वैसे भी पोटेशियम नाइट्रेट तो ब्रेक होके ही रहेगा, तो मैं वो आयंस को खाली साइड में लिख देता हूँ। ओके, अब देखो KCN कितना लिया, KCN उन्होंने लिया 0.1, ये लिया 0.03। अब क्या लगता है कि 0.1 ये है और ये है 0.03, तो इसके हिसाब से अगर 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 अभी भी इसको अगर मैं बैलेंस करने जाता हूं तो ये 0.1 है, ये 0.03 है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ये 2 करना पड़ेगा इसको। अब बैलेंस हो गया शायद, हाँ, साइनाइड 2 थे तो इसलिए मैंने 2 किया और 2K प्लस साइड में आ गया। अब ठीक है ये। तो अब जरा देखो
केसीएन कितना लिया 0.1 लिया, AgNO3 कितना लिया 0.03 लिया। दोनों में स्टोइचियोमेट्री का रेशियो अगर आप देखोगे तो 2:1 है। 2:1 का मतलब कि अगर ये 0.03 है, देखो 1:2 अगर ऐसा गया तो 1:2 मतलब ये 1 मोल तो ये 2 मोल, तो ये 0.03 तो ये 0.06 होना चाहिए, लेकिन ये 0.06 से भी ज्यादा है। 0.1 0.06 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये एक्सेस में हो गया। या उल्टा देखना तो भी चलेगा, 2:1 मतलब इसका 2 मोल, इसका 1 मोल, तो इसका 0.1 तो इसका आधा, 0.1 का आधा 0.05, लेकिन यहाँ पर 0.05 नहीं है, यहाँ पर कितना 0.03, तो ये लिमिटिंग हो गया ना, ये लिमिटिंग, ये एक्सेस, कौन सा पूरा रिएक्ट होगा लिमिटिंग, 0.03 रिएक्ट हुआ, क्या बचा 0, इसका डबल यहाँ से जाएगा 0.06, तो कितना बचा 0.04 बचा। तो बताओ आपके पास केसीएन कितना बचा हुआ है 0.04। ये केसीएन आपको प्रोवाइड करेगा साइनाइड आयन। साइनाइड आयन कितना मिल गया 0.04 मिल गया यहां से। अच्छा, इसमें और इसमें स्टोइचियोमेट्री कितना है 1:1, तो यहां से 0.03 क्या, क्योंकि लिमिटिंग होता है जो प्रोडक्ट डिसाइड करता है, तो ये बनेगा 0.03। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स आपके पास स्टार्टिंग में कितना है 0.03 है। तो अगर इनिशियल में इसका 0.03 लेता हूं, ठीक है, अब इनिशियली देखो साइनाइड Ag+ तो अपने पास नहीं है, साइनाइड कितना, साइनाइड इनिशियली 0.04, ये दोनों मिल गया अपने पास। अब अगर इसका डिसोसिएशन मैं लेता हूं x, ओके, आई थिंक ये पूछ रहा है, हाँ, इसका डिसोसिएशन अगर x है तो ये कितना बनेगा x बनेगा, और ये कितना बनेगा, ये भी बनेगा x। तो बताओ कि इक्विलिब्रियम पे ये कितना बचा 0.03 माइनस x, ये x, और ये 0.04x, 0.04 प्लस x। इक्विलिब्रियम पे अब ये बचा। अब हम लोग केसी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज ध्यान रखो, इस रिएक्शन का ना आपको केसी का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, इसका केसी दिया है 4 × 10⁻⁹। अब केसी की वैल्यू देख के बताओ, केसी का वैल्यू 10⁻⁹ मतलब बहुत कम है। और याद करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जब भी बहुत कम होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, एक रेशियो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और उसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब न्यूमरेटर कम है, न्यूमरेटर कम है मतलब प्रोडक्ट कम है, और प्रोडक्ट कम है तो इसका मतलब कि इसका डिसोसिएशन बहुत कम हुआ है, तभी तो केसी की वैल्यू इतनी कम है। और इसका डिसोसिएशन अगर कम हुआ है, प्रोडक्ट कम मिला मतलब डिसोसिएशन कम, और डिसोसिएशन अगर कम हो रहा है मतलब ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो गई, तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हैं 0.03। जब ये डिसोशिएट ही बहुत कम हुआ है तो ये मिलेगा भी बहुत कम, तो इसका मतलब ये एक्स भी आपका नेग्लिजिबल हुआ, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.04। अब लगाओ केसी का फॉर्मूला, तो केसी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ इंटू Cn-2 डिवाइड बाय AgCN ट्वाइस माइनस। अब आपके पास ये है, ये भी है, ये भी है, आप यहां से Ag+ निकाल सकते हो। क्लियर है यहां तक, समझा? तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल पूछा था हमको फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बोल रहा है 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेंट 10⁻⁷ मोल ऑफ H+ एंड देन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब है कि आपको अल्फा पूछ रहा है। तो अगर आपको याद हो H+ का फॉर्मूला हमने लिखा है C × अल्फा। अब H+ कितना बोला है आपको 10⁻⁷ इन 1 लीटर। तो देखो मोलरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम 10⁻⁷ अपॉन 1। तो मोलरिटी कितना आ गया 10⁻⁷ आ गया, कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ आया H+ का, ये आपका मोलार कॉन्सेंट्रेशन। वाटर का मोलरिटी कैसे निकालते हो, याद करो, वाटर का मोलरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना, स्टैंडर्ड 1 लेना है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर 18, और वॉल्यूम कितना, डेंसिटी कितना होता है वाटर का, वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। अब डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी कितना 1 ग्राम पर ml इक्वल टू मास, वॉल्यूम कितना 1 ml। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मास कितना मिल गया 1 ग्राम, जो मैंने यहाँ रखा है, क्लियर है ये, और वॉल्यूम कितना 1 ml। लेकिन मोलरिटी में वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में, तो 1 ml को लीटर में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 10⁻³ ml, सॉरी 1 ml को लीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ लीटर बराबर। तो मोलरिटी क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स देखो 1/18 डिवाइड बाय 10⁻³ तो ये मोलरिटी आपका बन जाएगा 1000/18, जिसका आंसर आता है 55.5। तो ये कॉन्सेंट्रेशन यार रखो 55.5 इंटू अल्फा, तो अल्फा विल बी इक्वल टू 1 × 10⁻⁷ डिवाइड बाय 55.5, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल था। और ऐसे टाइप का ना हमने मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी किया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, और तब वहां पर कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हमने डेंसिटी ऑफ वाटर को यूज किया था 1 ग्राम पर ml। क्लियर, ध्यान रखना ये सब चीजों को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 13
बोल रहा है 50% न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड विथ NaOH। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HCOOH, जिसका न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है NaOH के साथ। अच्छा, वैसे दोनों न्यूट्रलाइज करेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा HCOONA प्लस H2O। ये है वीक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये उस वीक एसिड का सॉल्ट बना, बराबर। अब बोलो 50% ये जा रहा है, इनिशियली कितना लिया है वो नहीं दिया है, ओके। इनिशियली मैं ले लेता हूं 1, 50% क्या मतलब यहां से 0.5 गया, यहां से 0.5 गया तो बचा कितना? 0.5। इसमें और इसमें स्टोइचियोमेट्री का रेशियो देख के देखो 1:1 है। 1:1 मतलब यहां से अगर 0.5 गया तो ये 0.5 बनेगा। तो 50% न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास ना वीक एसिड बचा है, बराबर, और वो वीक एसिड का सॉल्ट बचा है। वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक बफर बन गया। तो अपने को निकालना क्या? अभी हमको निकालना है यहां पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। तो इसके लिए pH निकाल लो, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट एंड एसिड दोनों इक्वल है, ये कैंसिल हो गया, log 1 0 हो गया, तो pH विल बी इक्वल टू pKa। अब pK के लिए आपको Ka चाहिए, Ka कितना दिया देखो 2 × 10⁻⁴, तो pKa इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁴ माइनस लॉग 2, ये -4 हो जाएगा, माइनस 0.3 -4, यह आ गया कितना? प्लस 3.7, बराबर। तो pKa आपको मिल गया कितना? 3.7। तो pK 3.7 मतलब pH भी 3.7, लेकिन आपको pH नहीं, आपको क्या बोला है? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो उसको कैसे निकालूंगा मैं? pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन, बराबर। pH कितना है? 3.7 इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा लॉग ऑफ H प्लस आयन इंटू -3.7। क्लियर है ये? अब यहाँ से लॉग हटाना है तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -3.7, लेकिन नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग नहीं आएगा तो इसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा -3.7 प्लस 4 -4। अब इसको पॉजिटिव में ले लो तो एंटी लॉग 0.3 -4, -4 का एंटी लॉग 10⁻⁴, 0.3 का एंटी लॉग, log 2 इज 0.3, log 2 इज 0.3, तो 0.3 का एंटी लॉग विल बी 2, तो 0.3 का एंटी लॉग कितना आ गया? 2। आपका आंसर आएगा 2 × 10⁻⁴। तो राइट आंसर आपका हो गया ए वाला। क्लियर है यहां तक? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब इसमें बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर और द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग एसिड ना। अब देखो 3 एसिड आपको दिया है, H2SO4 दिया है, एसिडिक एसिड दिया हुआ है, H2CO3 दिया हुआ है, ठीक है। हम सबको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो इसमें कौन सा रहेगा? H2SO4। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग हो, पहले तो उसको निकाल दो जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब यहां से आप A को निकाल दो, यहां से आप B को निकाल दो, तो आपका आंसर बनेगा या तो C या फिर D, करेक्ट। H2SO4 के बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एसिडिक एसिड एंड H2CO3। H2CO3 डायप्रोटिक एसिड है, बराबर। H2CO3 को अगर आप देखोगे तो H2CO3 में ये एक बार H प्लस देगा प्लस HCO3 माइनस बनाएगा, फिर दोबारा H प्लस देगा और प्लस CO3 -2 बनाएगा। लेकिन एसिडिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो एसिडिक एसिड डिसोशिएट होकर क्या देगा? ये ब्रेक होकर आपको देगा CH3COO- प्लस H प्लस। क्लियर? अब इसको अगर आप देखोगे, देखो ये एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, बराबर। अब कॉन्जुगेट बेस का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O-। क्लियर? इसमें जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा? ये वाले पार्ट में और इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वहां पर नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी और बढ़ाएगा, और जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना इसका जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा उतना इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉन्जुगेट बेस आपका अनस्टेबल हो जाएगा, और जो अनस्टेबल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट है। तो कॉन्जुगेट बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका पेरेंट एसिड उतना ही वीक। सो ड्यू टू मिथाइल ग्रुप ये एसिडिक एसिड आपका सबसे वीक बनना चाहिए, तो एसिडिक एसिड आएगा यहां पर सबसे पहले और बीच में आ जाएगा H2CO3, क्योंकि इसमें कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। क्लियर है ये?
तो सबसे स्ट्रॉन्ग H2SO4 फिर आएगा H2CO3 फिर आएगा एसिटिक एसिड। तो अपना राइट आंसर बनता है इसमें ऑप्शन डी। क्लियर है भी? ठीक है, 14 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हमारे 15 की तरफ, और 15 में बोला है द नंबर ऑफ H+ आयन प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ लेमन जूस ऑफ pH इक्वल टू 3। अब देखो बहुत सिंपल है ये, pH कितना दिया है, pH आपको दिया है यहां पर 3, pH अगर 3 है तो H+ आयन कितना हो गया बताओ, 10⁻³ तो इसको डिफाइन करो, 10⁻³ मोलार का मतलब 10⁻³ मोल इन 1000 ml, बराबर है। तो यहां से पता चलता है कि 1000 ml में कितना है, 10⁻³ मोल। तो मुझे कितने में निकालना है, देखो मुझे निकालना है 250 ml में। 250 ml में कितना आ जाएगा, x मोल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻³ ये 10⁻³ ऊपर गया तो -3 हो जाएगा, तो इट विल बी 250 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 25 इंटू 10⁻⁻5 मोल आया। लेकिन आपको मोल में नहीं, आपको एग्जैक्ट नंबर पूछा है, तो मोल से नंबर में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25 इंटू 10⁻⁵ इंटू इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 6, 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 मतलब 150 हो गया, और इंटू आ जाएगा 10⁻18। तो क्या लगता है क्या आंसर जा रहा है इसमें, अगर मैं डेसिमल 1.5 ले लूँ तो 1.5 इंटू 10⁻20 जा रहा है ये, तो आपका आंसर आता है सी। ये तो काफी सिंपल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब 16 में बोला है कि द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल, अच्छा हाइड्रोजन हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ना, तो रिएक्शन क्या होगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2। बोल रहा है कि किसका हाफ सेल का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, मतलब E ऑफ H2 आपको नेगेटिव निकालना है। तो ये देखो कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगाओ, E ऑफ H2 इक्वल टू E0 ऑफ H2 माइनस 0.0591 बाय n कितना आ गया 2, लॉग टू द बेस 10, प्रोडक्ट आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर पहले दिया 2 atm 2, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन 2, लेकिन उसका स्टोइचियोमेट्री 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो अब देखो E इज इक्वल टू H2, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों ही कितना होता है 0, 0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग टू द बेस 10, 0.5 आ गया। तो ये हो जाएगा E ऑफ H2 इक्वल टू माइनस 0.0295, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻1, तो आ जाएगा माइनस 0.0295 लॉग ऑफ 5 -1 माइनस 0.0295, ये हो जाएगा लॉग 5 कितना होता है, लॉग 5 होता है समवेयर अराउंड 0.7 -1, इसका आंसर आएगा -0.3। ये -0.3 को इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन मुझे पॉजिटिव नहीं बोला है, मुझे बोला है नेगेटिव, मतलब मेरा ऑप्शन ए नहीं होगा। समझ में आया? यही बस आपको चेक करना है किसमें, बी में, सी में एंड डी में। वैसे एकदम सिंपल है यार, आपको ना बेसिकली यहाँ पर ना न्यूमरेटर बड़ा चाहिए, लॉग के इसमें न्यूमरेटर बड़ा आएगा तो फिर यहाँ पर ना इसका साइन नेगेटिव नहीं बनेगा, और इसका साइन अगर नेगेटिव नहीं बना पॉजिटिव रहा तो यहाँ पर नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा। तो आपको सिर्फ देखना है कि न्यूमरेटर कहाँ पर ज़्यादा आ सकता है। क्लियर है ये? ठीक है। जो मुझे फिलहाल अभी देख के लग रहा है इसमें pH 1 दिया है, सॉरी नॉट pH, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर भी 1 है, या तो 1 1 हो गया, 0 हो गया पूरा। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 2 दिया है, मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 आएगा, तो मेरे हिसाब से आंसर डी आना चाहिए। आप ऐसे ही रख के एक बार चेक कर सकते हो, सिंपल है भी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और इसमें क्या बोला है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द प्लॉट ऑफ मोलार कंडक्टेंस वर्सेस रूट सी। अरे यार बहुत सिंपल, याद करो, लैम्डा रूट सी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व मिला था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लीनियर मिला था, तो एकदम सिंपल, राइट आंसर इज लीनियर। आगे बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शोज अ पॉजिटिव डेविएशन। तो वाटर हाइड्रोक्लोरिक नहीं, नेगेटिव देगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। वाटर नाइट्रिक एसिड अगेन आयन डाइपोल इंटरेक्शन, नेगेटिव। एसीटोन क्लोरोफॉर्म अगेन नेगेटिव। और बी बचा बेंजीन एंड मिथेनॉल। मिथेनॉल में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, बेंजीन एंड नॉन पोलर। तो बेंजीन बेसिकली अगर मिथेनॉल में आएगा तो खुद तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, और वो अल्कोहल के बॉन्ड को भी वीक करेगा, और बॉन्ड अगर वीक हो जाएगा तो ये देगा आपका पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि ज्यादा फास्ट इवेपोरेट होगा। क्लियर है ये? तो राइट आंसर विल बी बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बोला द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन व्हेन 1% ग्लूकोज, 1% यूरिया, 81% सुक्रोज आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। बराबर है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, CRT। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा,
C मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, R इंटू टी, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम यहां पर मिलेगा R इंटू टी। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर और मॉलिक्यूलर वेट का क्या रिलेशन है, इनवर्स। वैसे भी हमने पढ़ा है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का और मॉलिक्यूलर वेट का क्या रिलेशन होता है, इनवर्स होता है। तो इसका मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। अब 3 आपके पास जो सॉलिड पार्टिकल दिया है उसमें एक है ग्लूकोज, दूसरा है यूरिया, तीसरा है सुक्रोज। ग्लूकोज होता है 180, यूरिया होता है 60 और ये होता है 342। ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है पाई 1, ये दिया है पाई 2, ये दिया है पाई 3। ये तीनों में यूरिया का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा पाई 2, फिर आएगा आपका पाई 1 एंड फिर आएगा पाई 3। तो 213 मतलब आंसर इज बी। काफी सिंपल था ये भी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एन आइडियल सोल्यूशन और दियर राउल्ट्स लॉ इज ओबेड फॉर एंटायर कॉन्सेंट्रेशन रेंज। सही है। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होता है, उसके लिए डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होता है। डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग ये नहीं हो सकता जीरो, क्योंकि दो कंपोनेंट को मिक्स करोगे तो फिर दो कंपोनेंट को या दो सोल्यूशन को मिक्स करोगे तो रिजल्टिंग सोल्यूशन में, अगेन सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, दो कंपोनेंट को मिक्स करके सोल्यूशन जब बनाएंगे, आपने ए को भी डाला आपने बी को भी डाला, तो सोल्यूशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे। और हमको पता है थर्मोडायनेमिक्स में कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे उतना रैंडमनेस भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम तो रैंडमनेस कम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा तो रैंडमनेस भी ज्यादा। तो इसको और इसको मिलाने के बाद यहां पर रैंडमनेस बढ़ेगा। और हमको पता है जब भी रैंडमनेस बढ़ता है तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है ना कि जीरो। तो ये गलत है, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग जीरो नहीं हो सकता। ये भी क्लियर, ठीक है। तो एमसीक्यू सारे हो गए, अब खाली बचा हमारे पास इंटीजर। तो सबसे पहला द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल इन विच जी सबशेल फर्स्ट अपीयर इज। ओके, जी सबशेल आ रहा है ना, उसका एंगुलर मोमेंटम बोल रहा है। तो आप याद करो के एल एम एन ओ पी मतलब 1 2 3 4 5 6, इसमें आता है एस, इसमें एस पी, इसमें एस पी डी, इसमें एस पी डी एफ, इसमें एस पी डी एफ जी। तो जी किस में आया, फिफ्थ वाले ऑर्बिट में, तो बस एन की वैल्यू रखो 5। तो हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, इट विल बी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एन कितना रखना है 5, तो 5h बाय 2 पाई बराबर है। सो द वैल्यू ऑफ x बोल रहा है ना h बाय पाई के टर्म्स में, तो वैल्यू ऑफ x तो हो जाएगा फिर आपका अराउंड 2.5। क्लियर। तो फिर आपका h बाय पाई के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, भी सिंपल, जी सबशेल राइट है, फिफ्थ। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या बोल रहा है इसमें, फॉर केमिकल रिएक्शन A प्लस बी गिव्स यू C प्लस D। इसका डेल्टा एच नॉट दिया है 80 किलो जूल। एंट्रोपी चेंज बोल रहा है डेल्टा एच नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, और डेल्टा एच नॉट बोला है कि 2T ले लो। तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच द प्रोसेस कैन बी स्पॉन्टेनियस। सिंपल यार, ट्रांजिशन टेम्परेचर निकालना है। ट्रांजिशन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। याद करो कैसे आया था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इक्विलिब्रियम पे ये जीरो होता है, तो जीरो इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच, तो टी इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। याद है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं इसको। तो अब देखो डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एच आपको दिया है 80 किलो जूल, और डेल्टा एस कितना बोला है 2T। यूनिट है उसका जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल, और ये 80 किलो जूल पर मोल। ये कैंसिल हुआ, लेकिन ये जूल है किलो जूल है, कन्वर्ट कर दो, T इक्वल टू 80 इंटू 1000। तो फिर इसका जूल किलो जूल पे कैंसिल हो जाएगा, और पर केल्विन ऊपर जाएगा तो केल्विन बनेगा। ये 2T हो गया, 2T को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 2T का स्क्वायर इक्वल टू 80 इंटू 1000 केल्विन। अब T स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू 1000 केल्विन डिवाइड बाय 2, कितना आया 40। कितना आ गया ये, T स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, T स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁴। सही है। तो T इक्वल टू कितना जाएगा, 4 का रूट हो गया 2, इसका आ जाएगा 10⁻²। तो आपका आंसर आना चाहिए 200 केल्विन। तो राइट आंसर, अच्छा ये तो इंटीजर है, चेक कर लेना, आपका आंसर आएगा 200। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड आयोडाइड इज गिवन। अब देखो लेड आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेड आयोडाइड इज PbI2। पहले इसको ब्रेक कर दो, क्या मिलेगा Pb + 2 I माइनस। अच्छा इसका KSP का फॉर्मूला क्या बनेगा, KSP इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb + 2 इंटू I माइनस का स्क्वायर। बोल रहा है कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी इन 0.1 मोलर KI, मतलब इसी के अंदर आपने KI को डाला है, वो कंप्लीट डिसोसिएट करके क्या देगा K + I माइनस, कितना दिया है 0.1 मोलर, 0.1 0.1। अच्छा याद करो कॉमन आयन इफेक्ट, जिससे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो ये मिलेगा S और ये 2S, लेकिन टोटल आयोडाइड आयन ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, बनेगा 0.1। लेकिन ये तो वैसे स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है और कॉमन आयन से इसकी सॉल्युबिलिटी और पीछे चले जाएगी, तो इसका मतलब कि 2S जो होगा ना वो 0.1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, तो इसका आंसर आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 0.1। तो बस इसको रख दो। KSP कितना दिया आपको 1.4 इंटू 10⁻⁻8। Pb + 2 का सॉल्युबिलिटी इज S, I माइनस कितना रखना है 0.1, मतलब 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻2 इधर डिवाइड होगा, ऊपर जाएगा 10⁻2 + 2 को मल्टीप्लाई करोगे S इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻6। तो आपका आंसर यहां पर बनेगा 1.4 इंटू 10⁻6। सिंपल थे, इजी बेसिक क्वेश्चन। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, गिवन 2H2 gives the O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन E0 दिया है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट pH इक्वल टू 5। अब देखो pH अगर 5 दिया है तो सिंपल यार H प्लस कितना होगा 10⁻⁻5 हो जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, मतलब EH2 इक्वल टू E0 ऑफ H2 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 4 हो गया, इनटू log टू द बेस 10। ये तो O2 का और इसका प्रेशर नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड मान लो 1 बार, इसका भी 1 बार, इसका भी 1 बार, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, खाली H प्लस को कंसिडर करो। और H प्लस कितना है आपके पास 10⁻⁻5, उसका कर दो स्क्वायर और नॉट स्क्वायर रेज टू 4, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री 4 है। अब देखो E ऑफ H2 आपको निकालना है, आपको पता है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन कोई भी पोटेंशियल लो तो कितना आता है 0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 4 इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू लॉग 10⁻⁻5, पावर पहले आएगा ना, 4 कैंसिल हो गया 591 और ये हो जाएगा इंटू -5 इंटू लॉग 10 1 हो गया। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है देखो, 0.1 फॉर्मल सोल्यूशन ऑफ NaCl is found to be isotonic with 1.10% solution of यूरिया। अब देखो NaCl एक साइड दिया है और यूरिया एक साइड दिया है, बराबर है। ये कितना दिया है 0.1 फॉर्मल। अगर आपको याद है कॉन्सेंट्रेशन में मैंने बोला था कि फॉर्मेलिटी जहां पर आ जाए उसको मोलरिटी समझ के सॉल्व कर लेना, राइट। तो मैं 0.1 फॉर्मल की जगह पे 0.1 मोलर लिख देता हूं। चलो ये कितना दिया है 1.1%, 1.1% बोल रहे दोनों आइसोटोनिक है। इसके बेसिस पे कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NaCl, मतलब इसका अल्फा निकालना है। तो देखो ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, दोनों अगर आइसोटोनिक है तो हम लोग क्या बोलेंगे पाई इक्वल टू पाई, मतलब पाई ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू पाई ऑफ यूरिया। पाई का फॉर्मूला देखो NaCl इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या फॉर्मूला रहता है अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, ये हो जाएगा I इंटू CRT। ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो सिर्फ CRT लिखो, RT RT कैंसिल हो गया, तो I इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है इसका 0.1 मोलर इक्वल टू इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है नहीं परसेंटेज में दिया है, तो कॉन्सेंट्रेशन कौन सा रखना है मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। आगे चलते हैं, I इंटू 0.1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम, बराबर है। अब मुझे चाहिए वेट और मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम, तो एक काम करो इसको 1.1% W/V ले लो। अब डिफाइन करो 1.1 ग्राम बराबर 1.1 ग्राम यूरिया इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो बताओ यूरिया का मास कितना मिल गया 1.1 ग्राम, सोल्यूशन 100 ml है लेकिन लीटर में लेते हैं मोलरिटी में, मोलरिटी में वॉल्यूम किस में लेते हैं लीटर में लेते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 लीटर। मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का कितना होता है 60। यहां पर सब कुछ आपके पास है, यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा I, लेकिन आपको I नहीं, आपको पूछा है अल्फा। तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट NaCl वो डिसोसिएट करता है, और डिसोसिएशन के टाइम पे I और अल्फा का हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-1। I आपको यहां से मिल गया, यहां रखना है n-। NaCl को तोड़ो क्या मिलेगा Na++ Cl-
कितना एंस मिले 2, एन डैश की वैल्यू हो गई 2, ये 2 है, आई आपने यहां से रखा, आपको अल्फा मिल जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। सो आई होप आपको पूरे 25 क्वेश्चन क्लियर हैं। स्टिल अगर कुछ डाउट होगा तो हम लोग क्लास में तो मिल ही रहे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, हम लोग मिलते हैं हमारे अगले टेस्ट के बाद। ओके, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।